सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस किया है। स्टार्टिंग मेथडोलॉजीज कि कौन कौन से स्टार्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं और सिंक्रोनस मोटर्स को कैसे थ्रू द हेल्प ऑफ इंडक्शन मोटर्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किए। आज के सेशन में हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने स्पेशल कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बात किया, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का डिसएडवांटेज ये है, लिमिटेशन ये है कि इसमें लो स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्जर्व होता है। तो जहाँ पे भी लो रोटिंग के एप्लीकेशंस हैं और हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम लोग स्पेशल कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग डीप बार रोटर्स और डबल केज रोटर्स के बारे में डिस्कशन किया लास्ट सेशन में। तो यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कॉन्सेप्ट ओवर होता है। एंड आज आज हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में बात करेंगे और उनके क्लासिफिकेशन को एनालिसिस करेंगे वन बाय वन, राइट। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड RRB जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का कोर्स RRB जेई के लिए CBT 1499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जिस डेट पे आप इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं, उसी सेम डेट पे जितने भी RRB जेई के ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट मेंशन है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं और अच्छे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। गेट 2027 का जो कोर्स है, उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट 2025 का जो कोर्स है, उसकी प्राइस 2,222 रुपीज़। 26 का कोर्स 3,333 एंड 27 का कोर्स 5,555 में अवेलेबल है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि RRB जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल, इसमें UPSC का जो एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो आपको 777 में आप प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे केवल और केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं, या पावर सिस्टम, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, IMT, सॉरी, EMT, माइक्रो प्रोसेसर, तो इन कोर्सेज में इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन के साथ भी आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025। गेट 2025 नज़दीक है और आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे। गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 and multiple subject test 14, full and mock test for gate examination 10, total number of test 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करके रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं अगेन टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिया हुआ है, तो उसमें आपको आप कहाँ कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कहाँ पे और भी पढ़ने की आपको ज़रूरत है थेरेटिकल लेवल पे, कहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रहा है,
पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, आपको स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि पहले 1 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लें। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता चलेंगी और ऑल इंडिया रैंकर्स के साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा, जिससे आप चीज़ों को धीरे धीरे रेक्टिफाई करके फाइनल गेट एग्जामिनेशन तक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स को और रैंक को ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। जनरल एप्टीट्यूड, गेट के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें 13 से 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड कवर करता है आपका, जो कि किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स का कवरेज जनरल एप्टीट्यूड आपको प्रोवाइड करता है। तो गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है जनरल एप्टीट्यूड को लेके, जिसका क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो आप जनरल एप्टीट्यूड के ई बुक तक पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 है प्लस जीएसटी, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और भी कोई सोर्सेस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और ये बुक एरर फ्री है। गेट एकेडमी पब्लिकेशन एरर फ्री बुक्स प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज के सेशन में हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस तरीके से स्टेटर प्रोवाइडेड है और यहाँ पे एक कंडक्टर, स्टेटर कंडक्टर प्लेस्ड है, यहाँ पे दूसरा स्टेटर कंडक्टर प्लेस्ड है। लेट मी ड्रॉ द बुल आई in order to understand whatever we are drawing here is the part of stator। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडक्टर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एक रिटर्न कंडक्टर देखने के लिए मिल रहा है। सिंगल फेज का अगर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से करंट इंजेक्ट होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, राइट। तो ध्यान देते हैं कि लेट सपोज कि यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है, तो इसको हम लोग क्रॉस कह रहे हैं। यू आर द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर से इनसाइड जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है करंट, तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिटर्न कंडक्टर के थ्रू ऑब्जर्वर के सामने आ रहा है, पास आ रहा है, तो वो डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस डॉट फिनोमिना के कारण देखिए, क्रॉस डॉट यूज किया हम लोगों ने, राइट हैंड थंब रूल। तो फ्लक्स का जो रिजल्ट्स है वो इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है, फ्लक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रही है। और एमएमएफ, राइट, एमएमएफ, लेट मी हैव द पर्टिकुलर वर्ड एमएमएफ। अब देखिएगा सिंगल फेज सप्लाई कैसी होती है, जीरो और ग्रेजुअली इंक्रीज करके पॉजिटिव मैक्सिमम, देन अगेन ज़ीरो, एंड देन नेगेटिव मैक्सिमम, एंड देन अगेन ज़ीरो। कुछ इस तरीके से आपको सिंगल फेज एसी सप्लाई देखने के लिए मिलती है। ज़ीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम, देन अगेन ज़ीरो, देन नेगेटिव मैक्सिमम, देन ज़ीरो। इस तरीके से सिंगल फेज एसी सप्लाई का वेव फॉर्म हम लोगों को ऑब्जर्व होता है, राइट। तो फ्लक्स भी कैसे होगी, जब करंट ज़ीरो है तो फ्लक्स ज़ीरो या फिर एमएमएफ ज़ीरो। जब करंट इंक्रीज होके पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच रहा है तो ये भी इंक्रीज होके इस डायरेक्शन में ऐसा इंक्रीज होके पॉजिटिव मैक्सिमम तक पहुंचेगा। एंड देन अगेन ज़ीरो, तो ये रेड्यूस होता हुआ मतलब कि ये पॉजिटिव मैक्सिमम एंड देन ये रेड्यूस होता हुआ हाफ ऑफ द पॉजिटिव मैक्सिमम, देन ये ज़ीरो, देन हाफ ऑफ द नेगेटिव मैक्सिमम, देन नेगेटिव मैक्सिमम। इस तरीके से ये पल्सेटिंग मैनर में इस और इस डायरेक्शन में पल्सेट होता रहेगा, राइट। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई क्या यहाँ पे, नो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, नो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए टाइम डिस्प्लेस्ड करंट, स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग्स में, ये स्पेस में डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है क्या, हाँ स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग है,
और जब थ्री फेस बैलेंस करंट हम लोग स्पेस डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री अपार्ट वाइंडिंग में प्रोवाइड करते हैं, तब जाके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 एफ मैक्स होता है, राइट। यही कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट सेशन से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इफ सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू सिंगल फेज रोटेटिंग सिंगल फेज मशीन, रोटेटिंग आरएमएफ विल नॉट प्रोड्यूस। आरएमएफ तो प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो स्पेस में रन नहीं कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पल्सेटिंग मैनर में है। सिंगल फेज मोटर्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल रेटिंग्स, 1 वाट टू 1 किलोवाट तक की रेटिंग के लिए ये अवेलेबल होते हैं, इसीलिए ये पॉपुलर है। आपके घर का जो सीलिंग फैन होता है वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे सीलिंग एज अ सीलिंग फैन हम लोग थ्री फेज मोटर्स यूज़ करें तो उतनी नीड ही नहीं है, उतना पावर की नीड ही नहीं है, तो सिंगल फेज से हमारा काम चल जाता है। तो लो रेटिंग के जो एप्लीकेशंस है 1 वाट टू 1 किलो वाट, वहाँ पे हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स इतनी पॉपुलर है, राइट। एंड डोमेस्टिक सप्लाई इज सिंगल फेज, क्योंकि हमारे घरों में 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई आती है, तो इसलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स इतना पॉपुलर है। देयर कंस्ट्रक्शन इज एज आइडेंटिकल टू थ्री फेज मोटर। कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा थ्री फेज मोटर्स की तरह। स्टेटर कंटेन सिंगल फेज वाइंडिंग, स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग की जगह सिंगल फेज वाइंडिंग होगी फॉर 2, 4 एंड 6 नंबर ऑफ पोल्स। की नंबर ऑफ पोल्स जितने भी फॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग आपको वाइंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर 2 नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट करना है, 4 नंबर ऑफ पोल्स और 6 नंबर ऑफ पोल्स के लिए ये वाउंड होते हैं। पोल्स जनरली डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग मेथड adopted, स्टेटर वाइंडिंग डिफर्स। सो पोल्स जनरली डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग मेथड adopted, कि हम लोग किस तरीके का स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। स्टेटर वाइंडिंग डिफर, रोटर्स आर एसेंशियली स्क्वायरल केज टाइप विथ स्क्विंग, राइट। स्क्विंग क्या क्या होता है कि अगर ये शाफ्ट एक्सिस है कुछ इस तरीके से, तो शाफ्ट एक्सिस से कुछ स्क्यू करता हुआ, एंगल फॉर्म करता हुआ हम लोग केज प्रोवाइड करते हैं इस तरीके से, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। और ये बोथ हैंड से शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं। कुछ इस तरीके से। तो स्क्विंग एंगल के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है। रोटर था एसेंशियली स्क्वायरल केज टाइप। तो रोटर्स, क्योंकि सिंगल फेज एसी सप्लाई हम लोगों को प्रोवाइड करनी है, थ्री फेज सप्लाई तो है नहीं, जिसके लिए रोटर में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करना एक कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से हम लोग प्रेफर करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। द बेसिक लिमिटेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर कंपेयर टू थ्री फेज इज ड्यू टू देयर नॉन सेल्फ स्टार्टिंग नेचर। ये सेल्फ स्टार्टिंग नेचर के नहीं होते हैं, राइट। इनको कुछ ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स वगैरह कनेक्ट करके हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़ती है यहाँ पे। द बेसिक लिमिटेशन ऑफ अ सिंगल फेज motors compared to three phases due to their non-self starting nature, which can be analyzed according to double field revolving theory। तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या है उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। द कंप्लीट एनालिसिस एंड इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, कि जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह वो किस थ्योरी पे बेस्ड रहेगी? डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। कि जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये स्टेटर का पार्ट है, यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग देखने के लिए मिल रही है, सिंगल फेज कुछ इस तरीके से वाइंडिंग्स प्रोवाइडेड है, राइट। ये सिंगल फेज वाइंडिंग है, और यहाँ से अगर हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई इंजेक्ट करते हैं इस वाइंडिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है करंट कैसा फ्लो करेगा? ऐसा फ्लो होता हुआ ये पूरी की पूरी वाइंडिंग से यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। अब एज पर द ऑस्टर्ड रूल, whenever there is a current there will be the induced flux, right, कि फ्लक्स ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएंगी। अब करंट कैसा है? सिंगल फेज एसी करंट है, तो फ्लक्स भी का भी नेचर कैसा होगा? सिंगल फेज एसी,
सिंगल फेज एसी, कुछ इस तरीके से फ्लक्स भी प्रोड्यूस होंगी अल्टरनेटिंग मैनर की। इज दैट इट? तो ये स्क्वायरल केज रोटर यहाँ पे रखा हुआ है, स्क्वायरल केज रोटर, और स्टेटर और रोटर के बीच में ये एयर गैप अवेलेबल है, एयर गैप अवेलेबल है। अब ध्यान से देखते हैं कि रोटर अगर स्टैंड स्टिल पोजीशन में है और आपने स्टेटर में सिंगल फेज एसी सप्लाई इंजेक्ट कर दिया, तो पल्सेटिंग मैनर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। पल्सेटिंग मैनर में वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एन और एस पोल्स रन नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके से पल्सेट हो रहा है। तो पल्सेशन के ड्यूरेशन में ये रोटर कंडक्टर्स को कट करेंगे, रोटर कंडक्टर्स को कट करेंगे तो रोटर इंड्यूस वोल्टेजेस क्रिएट होगा एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर रोटर कंडक्टर्स में रोटर इंड्यूस वोल्टेजेस क्रिएट हो रहा है तो वो इमीडिएटली, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स के जो रोटर्स हैं वो एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स बोथ एंड से शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं, तो रोटर कंडक्टर्स में जैसे ही वोल्टेजेस इंड्यूस होगा ऑटोमेटिकली वो करंट सर्कुलेट करेगा। तो रोटर इंड्यूस वोल्टेजेस के कारण करंट सर्कुलेट होगा एंड टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण मशीन रन करेगी, जिसके कारण मशीन रन करेगी। Isn't it? नाउ तो इस कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करने के लिए डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का हेल्प लेते हैं हम लोग। और क्योंकि ये पल्सेशन कैसा है, पॉजिटिव मैक्सिमम एंड नेगेटिव मैक्सिमम है। पहले फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रही है नेगेटिव पॉजिटिव मैक्सिमम तक, देन नेगेटिव मैक्सिमम तक, और ये मिडिल पोजीशन के इस तरफ एंड इस तरफ पल्सेट होती रहेगी, पल्सेट होती रहेगी, राइट। तो इसको एनालिसिस करने के लिए डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का एनालिसिस हम लोग करते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने करंट इंजेक्ट किया स्टेटर में, तो स्टेटर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा 5 m, और हाफ ऑफ द फ्लक्स इस डायरेक्शन में और हाफ ऑफ द फ्लक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। 5m/2 इस डायरेक्शन में एंड 5m/2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसकी स्पीड कितनी होगी ns इस डायरेक्शन में, एंड इसकी स्पीड कितनी होगी ns सिंक्रोनस स्पीड इस डायरेक्शन में। ns की वैल्यू क्या होती है, ns इज इक्वल टू 120f/p, कि जितने फ्रीक्वेंसी का करंट आपने इंजेक्ट किया हुआ है एंड जितने नंबर ऑफ पोल्स के लिए मशीन बाउंड है उसके अकॉर्डिंग ns की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड। When a single phase supply is applied across a stator containing one winding, a pulsating torque or alternating magnetic field is produced. Alternating magnetic field is produced. Pulsating torque इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन नहीं कर रहा है, राइट। पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक ही डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बोथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही हैं, जिसके कारण बोथ दी डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। एक टॉर्क को हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड टॉर्क, एक टॉर्क को कहेंगे बैकवर्ड टॉर्क, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर होगा वो कैसा है, अल्टरनेटिंग नेचर है, क्योंकि करंट जो इंजेक्ट किया हुआ है वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही करंट इंजेक्ट किया हुआ है। इफ इट लिंक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है इट लिंक्स विद द रोटर एंड रिजल्ट्स इन इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि ये रोटर के साथ लिंक करेगी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करेगी। इट लिंक्स विद द रोटर एंड रिजल्ट्स इन इंड्यूस्ड ईएमएफ। As the rotor is essentially closed, it develops currents and torque, but rotor doesn't start. ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पल्सेटिंग नेचर की मैग्नेटिक फील्ड है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रही है। इनफ्लक्स लाइंस जो कि रोटर कंडक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी, कट करेंगी, लिंक करेंगी रोटर कंडक्टर्स को, तो कोई भी अगर कंडक्टर है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस देखने के लिए मिलता है as per the Faraday's law of electromagnetic induction, right।
और क्योंकि रोटर कैसा है हमारा, स्क्वायरल केज टाइप है, बोथ एंड से शॉर्ट सर्क्यूटेड है, तो वोल्टेजेस रोटर कंडक्टर में देखने के लिए मिले तो वो इमीडिएटली करंट सर्कुलेट करेंगे, और करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्रिएट करेगा। अब स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके टॉर्क का डेवलपमेंट करेगी। अब टॉर्क का डेवलपमेंट किसी एक ही डायरेक्शन में होगा क्या? नहीं, बोथ द डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में, हाफ ऑफ द फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स लाइन जा रही है उसके कारण फॉरवर्ड टॉर्क, इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स लाइंस आ रही हैं उसको हम लोग कह रहे हैं बैकवर्ड टॉर्क। दो टॉर्क होंगे जिसके कारण रोटर जो होगा वो रोटेट होना स्टार्ट नहीं होगा, वो अपने मिडिल पोजीशन पे ही ऑस्किलेट करता रहेगा, राइट, मिडिल पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड फॉरवर्ड फ्लक्स का है उतना ही सेम मैग्नीट्यूड बैकवर्ड फ्लक्स का है, मतलब जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का टॉर्क बैकवर्ड डायरेक्शन में ही देखने के लिए मिल रहा है, तो जिसके कारण मोटर डजंट स्टार्ट। अब आप लोग कभी भी ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे, पैसेंजर्स ट्रेन में, तो वहां पे ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी जो फैन होता है वो रन करना स्टॉप कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्ब वगैरह के हेल्प से या फिर पेन वगैरह के हेल्प से पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग फैन को फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में रन करना चालू कर देता है, राइट। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कारण होता है ऐसा, क्योंकि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के हिसाब से हाफ ऑफ द फ्लक्स लाइंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाफ ऑफ द फ्लक्स लाइंस बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना टॉर्क डेवलप कर रहा है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी टॉर्क डेवलप कर रहा है, जिसके कारण वो रोटेट होना स्टार्ट नहीं करता है। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो उसी सेम डायरेक्शन में रन करना चालू कर देगा। If an external force is applied to the rotor, continues to rotate in the direction of force, reaches its rated speed, कि वो उसी डायरेक्शन में रन करता हुआ रेटेड स्पीड जो भी होगी उसकी फुल लोड स्पीड, उस पर वो रन करना चालू कर देगा। दिस बिहेवियर इज एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a pulsating magnetic field contains two magnetic fields running at synchronous speed at equal magnitudes of phi m by 2 and in opposite to each other। ये क्या है? अपोजिट टू इच अदर है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। सो फॉरवर्ड फ्लक्स सपोज करिए फाई एफ है, बैकवर्ड फ्लक्स अगर सपोज करते हैं फाई बी है, तो फॉरवर्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड फाई एम बाई टू, क्योंकि टोटल फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड था वो फाई एम था। फॉरवर्ड फ्लक्स का फाई एम बाई टू, बैकवर्ड फ्लक्स का भी फाई एम बाई टू होगा, क्योंकि इक्वल इन एंड अपोजिट डायरेक्शन में है ये। इसकी स्पीड कितनी है इस फ्लक्स लाइंस की? एन एस स्पीड है, इसकी भी स्पीड कितनी है? एन एस स्पीड है। इस फ्लक्स के कारण फॉरवर्ड टॉर्क डेवलप हुआ, इस फ्लक्स के कारण बैकवर्ड टॉर्क डेवलप हुआ। इसके कारण रोटर एनआर स्पीड से इस डायरेक्शन में रन करने की कोशिश कर रहा है, और इस फ्लक्स के कारण रोटर एनआर स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फॉरवर्ड स्लिप क्या होगा? एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, जो कि एस के बराबर होगा। बैकवर्ड स्लिप अगर लिखना है तो एन एस माइनस माइनस एन आर, क्योंकि रोटर की स्पीड का डायरेक्शन क्या है? रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटेड है, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म हम लोगों ने यूज कर लिया, जो कि ब्रैकेट खुलने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव ऑब्जर्व हुआ। एन एस प्लस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब एन आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? वन माइनस एस टाइम्स ऑफ एन एस, वन माइनस एस टाइम्स ऑफ एन एस। तो एन आर के जगह पे ये चीज हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया एन एस वन माइनस एस। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो क्या आएगी वैल्यू? एन एस प्लस एन एस माइनस एस एन एस डिवाइडेड बाई एन एस। तो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं? टू एन एस, टू, लेट मी अगेन राइट, टू माइनस एस एन एस डिवाइडेड बाई एन एस। एन एस से एन एस कैंसिल, टू माइनस एस इज दी बैकवर्ड टॉर्क, सॉरी बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप, राइट। फॉरवर्ड स्लिप क्या है? एस है, और बैकवर्ड स्लिप क्या है? टू माइनस एस है, टू माइनस एस।
ड्यूरिंग स्टार्टिंग क्या ऑब्जर्व हो रहा है, जब स्लिप की वैल्यू 1 है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग एनआर की वैल्यू क्या है 0, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी 1। तो स्लिप की वैल्यू, जब फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू 1 है, तो बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू 2 माइनस एस, 2 माइनस 1, तो 1 देखने के लिए मिलेगा। बैकवर्ड स्लिप भी 1 देखने के लिए मिल रहा है। एनआर की वैल्यू क्या है 0 एंड स्लिप की वैल्यू क्या है 1। ड्यूरिंग रनिंग क्या होगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लिप क्या है, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस लिखा हुआ था ना, तो क्योंकि एन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एस है रनिंग के टाइम पे, एन आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एस है, तो जिसके कारण स्लिप अप्रोक्सीमेटेड टू 0 होगा। स्लिप की वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड टू 0 होगा, क्योंकि स्लिप क्या होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस, तो एन आर की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू एन एस है, तो एन एस माइनस एन एस मतलब अप्रोक्सीमेटेड 0 देखने के लिए मिल रहा है आपका स्लिप। तो बैकवर्ड स्लिप क्या हो गया 2 माइनस एस की वैल्यू क्या है 0, मतलब कि 2, बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू 2 देखने के लिए मिल रही है। इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर देर इज वन आर एम एफ एंड ऑपरेटिंग रीजन ऑफ स्लिप इज बिटवीन 0 to 1। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देर इज वन आर एम एफ, वन आर एम एफ क्रिएट होगी जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करती थी स्टेटर में वर्चुअल पोल्स ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और स्लिप की वैल्यू मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में थ्री फेज इंडक्शन मोटर में 0 से 1 तक वेरी करती थी। इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देर आर टू फील्ड्स backward and forward, therefore the operating region of the motor is in between 0 to 2, 0 to 2 देखने के लिए मिलेगी, राइट। यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे मशीन स्टार्ट करती है होती है, तो यहाँ पे एन आर की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब स्लिप की वैल्यू क्या मिली 1। यहाँ पे स्लिप की वैल्यू, क्योंकि एन आर एन एस के साथ रन कर रहा है, तो यहाँ पे 0 मिला। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब 1 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो 0 से 2 तक ये वेरी करता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर टॉर्क ऐसा रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसा कुछ होगा, और इसको इस तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये ऐसा इंक्रीज होता हुआ यहाँ से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग टॉर्क, ये देखने के लिए मिलता है मैग्नीट्यूड। तो बैकवर्ड में डायरेक्शन में भी टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम अपोजिट रेप्लिका हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस डायरेक्शन में। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है 0, तो पॉजिटिव और 0, ये मैग्नीट्यूड मिला यहाँ पे, राइट। यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे कहीं पे देखने के लिए मिलेगा। एंड देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कैसा होगा 0 पे होगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉर्क यहाँ पे है, यहाँ पे टॉर्क यहाँ पे है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मोर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। तो नेट टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नेट टॉर्क। सो फेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, जब 0 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है तो टॉर्क, लेट मी ड्रॉ, जब 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है तो थ्री फेज के केस में 1.5 एफ मैक्स का ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने ड्रॉ किया। टू फेज की मशीन में दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के केस में कहाँ पे टॉर्क देखने के लिए मिलेगा, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे होगी, एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रीवियस केस से कम होगा। सिंगल फेज के केस में हाफ ऑफ दी Fm/2 है, Fm/2, तो टॉर्क जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। स्टार्टिंग टॉर्क 0 है, देखिए यही सेम चीज यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है,
ये जीरो से इंक्रीज होना चालू हुआ एंड देन यहाँ पे एंड हो जा रहा है सिंक्रोनस स्पीड पे। कुछ इस तरीके से ये नेट टॉर्क था सिंगल फेज के केस में। अब आरएमएफ विद टू फेज सप्लाई के बारे में बात कर लें। आरएमएफ विद टू फेज सप्लाई के बारे में अगर बात करें तो इस तरीके से आपका स्टेटर है, यहाँ पे एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर यहाँ पे है, इसका रिटर्न कंडक्टर्स यहाँ पे है। तो ए डैश एंड बी डैश कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे डॉट डॉट करंट इंजेक्ट किए, तो यहाँ पे रिटर्न कंडक्टर से कैसा आएगा, क्रॉस एंड क्रॉस। तो क्रॉस डॉट के कारण फ्लक्स इस डायरेक्शन में एमएफ एक्सिस ऑफ ए, एंड क्रॉस डॉट के कारण एमएफ यहाँ पे फाइव बी। आरएमएफ इज पॉसिबल, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज पॉसिबल। करंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो टाइम में डिस्प्लेस्ड करंट है, ए फेज का यहाँ से चालू हो रहा है एंड बी फेज का यहाँ जीरो से चालू हो रहा है। कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है, राइट। लाइक थ्री फेज सप्लाई, two phase supply also can produce RMF with rotates at a synchronous speed but with a reduced strength of phi m only, but the reduced strength of phi m only। देखिए सिंगल फेज में फाई एम बाई टू, टू फेज में फाई एम, थ्री फेज में 1.5 फाई एम। तो इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो स्टेटर में अभी हम लोगों ने देखा कुछ कुछ इस तरीके से वाइंडिंग होती है, सिंगल फेज वाइंडिंग। दो टर्मिनल होते हैं, यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई इंजेक्ट करते हैं। तो इसी वाइंडिंग को यहाँ पे जो वाउंड की गई है, इसी वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, राइट। और मेन वाइंडिंग के साथ पैरेलली हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं स्टेटर के कंस्ट्रक्शन में। मेन वाइंडिंग के पैरेलल में देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसका और इसका पॉइंट एक वायर से कनेक्टेड है ऐसा, तो मतलब ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ से करंट अगर आई फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पे आई वन जाएगा और यहाँ पे आई टू करंट जाएगा, राइट। तो स्टार्टिंग के टाइम पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट किया, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे एंड देन रनिंग के टाइम पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव कर दिए और केवल मेन वाइंडिंग पिक्चर में। स्प्लिट सिंगल फेज इनटू टू फेज, तो टू फेज में हम लोगों ने देखा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, सिंगल फेज में पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसके कारण बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। तो सिंगल फेज मशीन को टू फेज कन्वर्ट करने के लिए टू फेज बनाएंगे तभी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट हो पाएगा। इसीलिए सिंगल फेज मशीन को टू फेज के प्रिंसिपल यूज करके हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, और सिंगल फेज टू टू फेज कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इंपॉर्टेंस है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम लोगों को प्लेस करना पड़ता है। तो जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट कैसा होगा, एज अ टू फेज मशीन एंड देन रनिंग के टाइम पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग रिमूव कर दी गई, तो अब केवल और केवल सिंगल फेज मशीन की तरह वर्क करेगा ये, और रनिंग के पोजीशन पे। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, इसको माइंड में रखिए। देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज एंड देन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपको हैंड रिटन नोट्स में ये भी फॉर्म करना है कि आई फॉरगेट द थिंग्स, आई विल टेल यू एज आई रिमेंबर। Split a single phase into two phase and connect both winding in parallel, both winding in parallel। Single phase motors are classified according to their starting methods to start।
तो स्प्लिट फेज मोटर के कैटेगरी में रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, हम लोग ये सारी की सारी कैटेगरी किसी की है, स्प्लिट फेज मोटर की कैटेगरी देखने के लिए मिल रही है। एंड देन सेकंड कैटेगरी आता है स्प्लिट पोल मोटर, जो कि शेडेड पोल मोटर होता है, उसके बारे में अभी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।